क्या आपने Amazon, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और अन्य ऐसी शॉपिंग वेबसाइट्स को करीब से देखा है? क्या आपने देखा है हर वेबसाइट पर एक सामान्य बात देखी जाती है? जी हाँ, प्रोडक्ट इमेजेस। इमेज के बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ प्रोडक्ट के लिए है। क्या आपने सोचा है ये हजारों इमेजेस कैसे बनती हैं? खैर दोस्तों, ऐसा करने के लिए उन्होंने फोटो बैकग्राउंड रिमूवर तकनीक का इस्तेमाल किया है। आपको फोटो एडिटिंग पता होना चाहिए और इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर, सिलेक्शन टूल, कलर करेक्शन, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, एक्सपोजर करेक्शन और कंटेंट अवेयर टूल्स के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इस तरह का काम करने के लिए आपको फोटोशॉप टूल के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन कुछ ओपन सोर्स टूल जैसे pixlr.com, GIMP, photor.com और bfunky.com का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोफेशन में बहुत स्कोप है। फोटो स्टूडियो, डिजाइन कंपनियां, टेलीविजन और समाचार पत्र माध्यम, फिल्म उद्योग या विज्ञापन, वेब डिजाइन, ई-कॉमर्स और कंपनियों जैसी जगहों पर फोटो संपादक या फोटो बैकग्राउंड रिमूवर के लिए नौकरी के कई अवसर हैं। आपको बस स्किल और टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता है। इन नौकरियों में कमाई 350 से 2000 रुपए तक की होती है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि फोटो बैकग्राउंड रिमूवर एक प्रोफेशन भी हो सकता है, लेकिन अब ये इनकम के सोर्स में से एक है। फोटो बैकग्राउंड रिमूवर। क्या आपने Amazon, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और अन्य ऐसी शॉपिंग वेबसाइट्स को करीब से देखा है? क्यों नहीं मित्र, हम कोई खरीदारी करने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ वेबसाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या आपने देखा है हर वेबसाइट पर एक सामान्य बात देखी जाती है? जी हाँ, प्रोडक्ट इमेजेस। आप या तो एक टेलीविजन, मोबाइल या सिर्फ एक टूथब्रश खरीदते हैं, आप इन प्रोडक्ट्स की कई इमेजेस देख सकते हैं जो सटीक रूप से घुमावदार हैं। इमेज के बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ प्रोडक्ट के लिए है। क्या आपने सोचा है ये हजारों इमेजेस कैसे बनती हैं? खैर दोस्तों, ऐसा करने के लिए उन्होंने फोटो बैकग्राउंड रिमूवर तकनीक का इस्तेमाल किया है। इसका उपयोग करके आप केवल डिजायर्ड प्रोडक्ट या व्यक्ति को बिना किसी बैकग्राउंड के दिखा सकते हैं। कभी कभी यहाँ तक कि बैकग्राउंड का कलर भी बदल दिया जाता है या एक अलग बैकग्राउंड कलर लागू किया जाता है, लेकिन यह हिस्सा बाद में किया जाता है। फोटो बैकग्राउंड रिमूवर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर, फोटो एडिटर या ग्राफिक डिजाइनर के रूप में भी काम कर सकता है। इस प्रोफेशन में बहुत स्कोप है। फोटो स्टूडियो, डिजाइन कंपनियां, टेलीविजन और समाचार पत्र माध्यम, फिल्म उद्योग या विज्ञापन, वेब डिजाइन, ई-कॉमर्स और कंपनियों जैसी जगहों पर फोटो संपादक या फोटो बैकग्राउंड रिमूवर के लिए नौकरी के कई अवसर हैं। आपको बस स्किल और टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता है। इन नौकरियों में कमाई 350 से 2000 रुपए तक की होती है। लेकिन दोस्तों, इस काम को करने के लिए आपको कुछ बातों से परिचित होना चाहिए। आपको फोटो एडिटिंग पता होना चाहिए और इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर, सिलेक्शन टूल, कलर करेक्शन, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, एक्सपोजर करेक्शन और कंटेंट अवेयर टूल्स के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इस काम के लिए यदि डिजाइन, मैनिपुलेशन और फोटोग्राफी में आपकी रुचि है तो ये जैसे घी में शक्कर। दोस्तों, इस तरह के काम के लिए आप घर से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या फेमस फोटो स्टूडियोज, ई-कॉमर्स कंपनियों, वेब डिजाइन कंपनियों के लिए काम कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स को विभिन्न प्रोडक्ट्स के बैकग्राउंड को हटाने के लिए फोटो बैकग्राउंड रिमूवर की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि कुछ फैशन मैगजीन्स फोटो एडिटर्स के लिए इस तरह के काम को आउटसोर्स करती हैं। यदि आप ऑनलाइन खोज करते हैं तो आप इससे संबंधित हजारों अवसर पा सकते हैं। कुछ निडर लोग फ्रीलांसिंग करते हैं और साथ ही अपना फोटो स्टूडियो या कंपनी शुरू करते हैं। वे इसी तरह के काम को खोजने के लिए दूसरों की सहायता भी करते हैं।
इस तरह का काम करने के लिए आपको फोटोशॉप टूल के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन कुछ ओपन सोर्स टूल जैसे pixlr.com, GIMP, photor.com और bfunky.com का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी आपके लिए एक गिफ्ट की तरह है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि फोटो बैकग्राउंड रिमूवर एक प्रोफेशन भी हो सकता है, लेकिन अब ये इनकम के सोर्स में से एक है। और सबसे अच्छा हिस्सा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है। ये आश्चर्यजनक है ना? इस असाइनमेंट में आप सीखेंगे फोटोशॉप के बारे में, फोटोशॉप का उपयोग, बिटमैप्स, वेक्टर्स, आरजीबी, CMYK। एडोब फोटोशॉप यह ग्राफिक्स के एडिटिंग और उसको प्रभावी रूप से उपयोग में लाने से संबंधित एक सॉफ्टवेयर है। एडोब प्रणाली के द्वारा यह सॉफ्टवेयर विकसित और प्रकाशित किया गया है। व्यावसायिक छायाचित्रकार, इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले नवीन छायाचित्रकार, ग्राफिक डिजाइनर्स तथा वेब डिजाइनर्स, इन सब के लिए यह एक आदर्श प्रणाली है। ग्राफिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले व्यवसायिकों हेतु फोटोशॉप ने उद्योग जगत में अपना खुद का एक स्थान निर्माण किया है। ग्राफिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले कलाकारों को इस उद्योग के अंतर्गत अत्यंत व्यापक रूप में फोटोशॉप उपयोगी सिद्ध होता है, जैसे कि एक संपूर्ण नई कलाकृति का निर्माण करना, पुराने छायाचित्रों का संवर्धन करना, छायाचित्र एकत्रित करना, इमेजेस के विश्लेषण हेतु विशिष्ट कलाकृति जोड़ना या अलग करना इत्यादि। ग्राफिक्स का उपयोग किसी छायाचित्र में सुधार लाने हेतु जो गलत तरीके से जोड़े गए कुछ भाग होते हैं, उन्हें हटाने के लिए होता है। फोटोशॉप किसी भी प्रतिमा या छायाचित्र का संपादन, इमेज एडिटिंग करने हेतु उपयोग में लाया जाने वाला एप्लीकेशन है। बिटमैप का मतलब है मैप ऑफ बिट्स। वह रेस्टर की आयताकृति रेक्टेंगुलर पिक्सेल्स की आकृति होती है। बिटमैप को एडिट करते समय एक एक पिक्सल अथवा अनेक समूहों के रंगों की वैल्यू एडिट की जाती है। बिटमैप में प्रति इंच निर्धारित संख्या के पिक्सेल्स का समूह होता है। फिक्स नंबर ऑफ पिक्सेल्स पर इंच। बिटमैप्स फाइल फॉर्मेट्स जैसे कि GIF, PNG, TIFF और JPEG इनमें सेव किया जा सकता है। वेक्टर्स के लिए रेजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण वेक्टर्स को हम स्केल छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसके बावजूद भी वह आसानी से प्रिंट किए जा सकते हैं, जो कि बिटमैप्स में नहीं हो पाता है। फोटोशॉप यह बिटमैप से जुड़ा हुआ एप्लीकेशन है। अब एडोब इलस्ट्रेटर के द्वारा इलस्ट्रेशन प्राप्त होता है तो वह वेक्टर फॉर्मेट में मिलता है। बिटमैप और वेक्टर्स का एडिटिंग। दो प्रकार के इमेज एडिटिंग एप्लीकेशंस बाजार में उपलब्ध हैं। एक का उपयोग एडोब फोटोशॉप जैसे पिक्सेल की जानकारी से बनाई गई इमेजेस अथवा बिटमैप्स की एडिटिंग में होता है, और दूसरे का उपयोग जिन्हें वेक्टर्स इमेजेस ही कहा जाता है, उनमें संबंधित कार्य में होता है। दूसरे प्रकार में ऑब्जेक्ट्स या वेक्टर इमेज गणितीय दृष्टि से स्पष्ट होती है। इन ऑब्जेक्ट्स का स्थान बदला जा सकता है, इनका स्केलिंग किया जा सकता है या फिर इन्हें बदला जा सकता है, पर इसके बावजूद भी वह स्वतंत्र ऑब्जेक्ट्स ही रहते हैं। चलिए शुरुआत में हम दो प्रकार के फोटोशॉप कलर मॉडल्स देखते हैं, RGB और CMYK। RGB यह नाम जिस प्रणाली मोड से लिया गया है वह लाल, रेड, हरे, ग्रीन और नीले, ब्लू, तीन प्राथमिक एक दूसरे से जोड़े गए एडिक्टिव रंगों से लिया गया है। RGB में लाल और हरे रंग के संयोग से पीले रंग का निर्माण होता है, लाल और नीले रंग के संयोग से बैंगनी रंग का निर्माण होता है और नीले और हरे रंग के संयोग से नील हरित सियान रंग का निर्माण होता है। मनुष्य की आंखों को जिस प्रकार रंग प्रतीत होते हैं उसी प्रकार के यह रंग होते हैं। एक सर्वसामान्य प्रकार का RGB आउटपुट डिवाइस कलर टीवी है और इनपुट डिवाइस में वीडियो कैमरास, इमेज स्कैनर्स और डिजिटल कैमरास, इन सब का समावेश होता है। CMYK यह नाम सियन, नील हरित, मजेंटा, गहरा गुलाबी, येलो, पीला और की काला इन ऋणात्मक सब्ट्रैक्टिव रंगों के आद्याक्षरों इनिशियल्स की प्रणाली मोड से आया है। यह मॉडल ज्यादातर कलर प्रिंटिंग में फायदेमंद होता है। CMYK ऋणात्मक रंग का मॉडल होने के कारण यह सफेद रंग से चमक, ब्राइटनेस खींच लेता है। मुख्य रूप से प्रिंटिंग की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु CMYK प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इस असाइनमेंट में आपने सीखा है फोटोशॉप के बारे में,
फोटोशॉप का उपयोग बिटमैप्स, वेक्टर्स, आरजीबी, सीएमवाईके। इस असाइनमेंट में आप सीखेंगे पिक्सेल्स, रेजोल्यूशन, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट की इमेजेस। फोटोशॉप में पिक्सेल्स या बिटमैप का सबसे छोटा घटक होता है। पिक्सेल का अर्थ है पिक्चर एलिमेंट। हमेशा पिक्सल दो आयामी टू डायमेंशनल ग्रिड पे रचा हुआ दिखता है और बिंदु डॉट्स चौरस या आयताकार उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। फोटोशॉप में काम करते समय हम पिक्सल को रंग, शेड या फिर ब्राइटनेस बदलने के लिए एडिट करते हैं। हर एक पिक्सल की गहनता हमेशा 3 या 4 घटक जैसे कि लाल, हरा, नीला या फिर सियन, मजेंटा, पीला या काला इन पर निर्भर होती है। कंप्यूटर किस प्रकार की इमेज दर्शाता है उस पर यह बात निर्भर करती है कि जो पिक्सेल्स डिजिटाइज्ड आकृति इमेज का स्वरूप लेते हैं, जैसे कि वेब पेज में उपयोग आने वाली जेपीजी फाइल, वह स्क्रीन पिक्सेल्स के अनुरूप ही होंगी, यह जरूरी नहीं है। रेजोल्यूशन का मतलब है एक इमेज में पाई जाने वाली पिक्सल की संख्या। रेजोल्यूशन का मापन, मेजरमेंट, पीपीआई यानी कि पिक्सल पर इंच के हिसाब से होता है। उदाहरण के लिए एक 640 बाय 480 पिक्सल स्क्रीन की क्षमता हर एक 480 रेखाओं पर 680 अलग अलग पिक्सेल्स या फिर साधारणतः 3 लाख पिक्सल दिखाने की है। रेजोल्यूशन जितना ज्यादातर मात्रा में होगा, उतनी ज्यादा बारीकियां ग्राफिक में जमा होंगी। अर्थात हायर रेजोल्यूशन की इमेज न सिर्फ हायर क्वालिटी यानी कि उच्चतम गुणवत्ता की होगी, पर ज्यादा बड़ी भी होगी। स्क्रीन पर जो इमेजेस होती हैं उनसे ज्यादातर हायर रेजोल्यूशन की आवश्यकता जो इमेजेस प्रिंटिंग प्रेस में छपती है उन्हें होती है। एक इमेज में हर एक पिक्सल दर्शाने के लिए जितनी संख्या में बिट की जरूरत होती है उसे बिट डेप्थ कहा जाता है। बिट डेप्थ जितनी ज्यादा मात्रा में हायर होती है, उतनी मात्रा में अधिकतर अचूक एक्यूरेट रंग प्राप्त होते हैं। एक बिट डेप्थ की बिट 2 रंग दर्शाती है, 2 बिट्स 4 रंग दर्शाती है, 4 बिट्स 16 रंग दर्शाती है, 8 बिट्स 256 रंग दर्शाती है, 16 बिट्स 32,768 रंग दर्शाती है और 24 और 32 बिट्स 16.7 लाख रंग दर्शाती है। इस असाइनमेंट में आपने सीखा है पिक्सेल्स, रेजोल्यूशन, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट की इमेजेस। इस असाइनमेंट में आप सीखेंगे फोटोशॉप की शुरुआत कैसे करें, ड्राइंग और पेंटिंग टूल, ब्रशेस एंड पेंसिल्स, इरेजर्स एंड सिलेक्शन टूल्स। चलिए हम एक प्रोग्राम के द्वारा फोटोशॉप के व्यावहारिक अभ्यास की शुरुआत करते हैं। फोटोशॉप की शुरुआत करने के लिए पहले स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एडोब मास्टर कलेक्शन, एडोब फोटोशॉप यह पर्याय चुनिए। इसके द्वारा एक भूरे ग्रे रंग की विंडो खुल जाएगी जो कि फोटोशॉप की डिफॉल्ट विंडो है। अब आप एक फाइल ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं या इमेज ओपन कर सकते हैं। फाइल न्यू यह पर्याय चुनिए। प्रीसेट्स पुल डाउन मेन्यू सिलेक्ट कीजिए। उपलब्ध पर्यायों में से कोई भी एक पर्याय चुनकर ओके बटन दबाएं। इसके बाद आने वाले फ्रेम्स में हम फोटोशॉप के बेसिक टूल्स का उपयोग करेंगे। फोटोशॉप का उपयोग ग्राफिक डिजाइनर्स द्वारा किया जाता है। इसी कारणवश ब्रशेस, पेंसिल्स, इरेजर्स और आकारों के उच्च गुणवत्ता वाले सेट्स फोटोशॉप में मौजूद हैं। फोटोशॉप में आप ब्रशेस का मुफ्त उपयोग कर सकते हैं। ब्रशेस और पेंसिल्स टूल बार पर नजर आती है और इनके प्रीसेट्स में आप अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव या सुधार ला सकते हैं, जैसे कि आकार या साइज में। ब्रश का उपयोग करके अगर आपको चित्र बनाना है तो टूल सिलेक्ट करें, कैनवास पे क्लिक करें और जिस ओर आपको चित्र बनाना है उस ओर माउस को खींचे। अगर आपको चित्र मिटाना है तो टूल बार से इरेजर पर्याय चुनकर जिस प्रकार ब्रश का उपयोग किया था उसी प्रकार इरेजर का उपयोग करें। फोटोशॉप द्वारा आकार, शेप्स बनाना अब हो गया आसान। अब टूल बार में जाके शेप्स का पर्याय चुनते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से शेप्स बना सकते हैं और आपके लिए शेप्स के कई सारे पर्याय उपलब्ध कराए गए हैं। फोटोशॉप में कुछ देर चित्र बनाने के बाद आपको चित्र में रंग बदलने की जरूरत पड़ सकती है। टूल बार पर कलर पिकर उपलब्ध है। कलर स्वॉच का पर्याय चुनें। कलर पिकर डायलॉग आपके सामने होगा। आप इस पैलेट से रंग चुन सकते हैं।
फोटोशॉप में इमेज के पार्ट आकृति के भाग को चुनने के लिए सिलेक्शंस का उपयोग किया जाता है। यह भाग इमेज के दूसरे भाग पर कॉपी व पेस्ट किया जा सकता है। इमेज के एक भाग को दूसरे भाग में ले जाने के लिए उसे सिलेक्ट करें और एडिट कट का पर्याय चुनें। इस टूल के लिए कंट्रोल एक्स यह शॉर्टकट है। आपने चुना हुआ भाग किसी और भाग में पेस्ट करने के लिए उस भाग को सिलेक्ट करें और एडिट कॉपी यह पर्याय चुनें। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी यह शॉर्टकट है। इसी भाग को कहीं और पेस्ट करने के लिए एडिट पेस्ट का पर्याय चुनें। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी यह शॉर्टकट है। इस असाइनमेंट में आपने सीखा है फोटोशॉप की शुरुआत कैसे करें, ड्राइंग और पेंटिंग टूल, ब्रशेस एंड पेंसिल्स, इरेजर्स एंड सिलेक्शन टूल्स। असाइनमेंट में आप सीखेंगे मार्की टूल, लेसो टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, क्रॉप टूल, कंटेंट अवेयर स्केलिंग। रेक्टेंगुलर मार्की टूल, यह टूल खासकर आयताकृति या चौरस आकारों को चुनने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसके उपसाधन यानी कि सब टूल्स हैं रेक्टेंगुलर मार्की, एलिप्टिकल मार्की, सिंगल रो मार्की, सिंगल कॉलम मार्की टूल्स। टूल बार पर से रेक्टेंगुलर मार्की टूल चुनिए। शिफ्ट की से सिलेक्शन खींचकर चौरस मिलाएं। रेक्टेंगुलर मार्की टूल ऑप्शंस बार में आपको कई सारे ऑप्शंस पर्याय उपलब्ध कराता है। ऑप्शंस बार में ऐड टू सिलेक्शन यह अगला ऑप्शन है। जब आप इस पर्याय पर क्लिक करते हैं तो आपके मूल ओरिजिनल पर्याय को यह और बहुत सारे पर्याय सिलेक्शंस जोड़ने का पर्याय देता है। सिलेक्शन टूल का उपयोग करके आप जो चाहें वह भाग चुन सकते हैं। ऑप्शंस बार में जाकर ऐड टू सिलेक्शन टूल पर क्लिक करें, फिर इमेज पर और पर्याय चुनिए। वह पहले सिलेक्शन में अपने आप जुड़ जाता है। एलिप्टिकल मार्की टूल, यह टूल विशेषकर लंब गोलाकार, ओवल या गोलाकार सर्कल सिलेक्शन के लिए उपयोग में लाई जाती है। शिफ्ट की से सिलेक्शन नीचे खींचकर सिलेक्शन को सर्कल पर लाइए। रेक्टेंगुलर मार्की टूल के लिए जो पर्याय ऑप्शंस उपलब्ध थे वही पर्याय एलिप्टिकल मार्की टूल के लिए भी उपलब्ध हैं। इस टूल के लिए एम यह शॉर्टकट है। लासो टूल्स, यह ऐसे फ्री फॉर्म किसी भी आकार से मुक्त टूल्स हैं जिनका उपयोग करने के लिए आंखें और हाथों का अच्छा समन्वय, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन जरूरी है। लासो टूल्स सिलेक्शन आउटलाइन को खींचकर या ट्रेस करके आपको इमेज का निर्धारित भाग, प्रिसाइज एरिया सिलेक्ट करने की अनुमति देती है। इसके और 3 उप पर्याय हैं सब ऑप्शंस, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। लासो टूल यह फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है। टूल बार पर जाकर लासो टूल सिलेक्ट कीजिए। आपके मूवमेंट्स गतिविधि नियंत्रण में रखने के लिए माउस को खींचकर कैनवास पर लाइए। 2 आखिरी बिंदुओं एंड पॉइंट्स जोड़कर आपको सिलेक्शन चयन पूर्ण करना होगा। पॉलीगोनल लासो टूल, यह सीधी रेखाओं के चयन, स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन करती है। टूल बार पर जाकर पॉलीगोनल लासो टूल सिलेक्ट कीजिए। यह लासो टूल के जैसे ही टूल है, बस एक ही फर्क है माउस बटन दबाकर खींचने के बजाय स्ट्रेट एजेस के कई पर्याय पाने के लिए वेरियस पॉइंट्स पर लेफ्ट क्लिक करें। मैग्नेटिक लासो टूल, आंखों को दिखने वाली वस्तु के साथ यह एक सीमा बनाती है। उदाहरण में एक गहरे हरे रंग के पत्ते की पार्श्वभूमि पर परस्पर विरुद्ध मैग्नेटिक लासो टूल उस पत्ते पर जो हल्के रंग का फूल है उसकी सीमा का अनुसरण करेगी। यह टूल इमेज की चमक का अनुसरण करती है। टूल बार से मैग्नेटिक लासो टूल सिलेक्ट कीजिए। आपके सिलेक्शन की शुरुआत के बिंदु पर लेफ्ट क्लिक कीजिए और बस माउस को इमेज की सीमा पर ले आइए। ऑप्शन बार में सब ऑप्शन यह एक टाइप है। उसके बाद न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन ये ऑप्शन है। उसके बाद ब्रश लिस्ट एरो, जिसकी मदद से आप ब्रश की नोक की कठिनाई, हार्डनेस, व्यास, डायमीटर, अंतर, स्पेसिंग और आकार साइज निश्चित कर सकते हैं। उसके बाद सभी स्तर के नमूने, सैंपल और लेयर और ऑटो एनहांस चेक का ऑप्शन है, जिसकी मदद से सभी स्तर सिलेक्ट किए जा सकते हैं और उसका खुरदरापन यानी कि रफनेस कम की जा सकती है। इस टूल के लिए W यह शॉर्टकट है। मैजिक वॉन्ड टूल का उपपर्याय सब ऑप्शन यह एक जल्द क्विक सिलेक्शन टूल है। क्विक सिलेक्शन टूल, इस टूल से आप इमेज के जिस भाग को सिलेक्ट करने वाले हैं, इमेज का वह भाग ब्रश की गोलाकार नोक टिप से पेंट किया जा सकता है। क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कीजिए
और इमेज के जिस भाग को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे पेंट कीजिए। क्रॉप टूल, इस टूल की मदद से आप इमेज का कोई भी भाग चुन के उस भाग के बाहर का उपयोग में न आने वाला सभी भाग हटा सकते हैं। इस टूल के ना होने से शायद इमेज से आपका ध्यान बट सकता है, पर यह टूल आपका ध्यान भंग नहीं होने देता। क्रॉपिंग करने से इमेज के अंतर्गत की सामग्री कंटेंट के आकार को कोई भी हानि नहीं पहुंचती। क्रॉप टूल में और दो उप पर्याय सब ऑप्शंस होते हैं, स्लाइस टूल और सिलेक्ट स्लाइस टूल। क्रॉप टूल सिलेक्ट कीजिए, इमेज का जो भाग आप रखना चाहते हैं वह भाग सिलेक्ट कीजिए। जैसे साधारण सिलेक्शन किया जाता है, यह प्रक्रिया उसके समान ही है। जब आप माउस के बटन को छोड़ देते हैं, तब आप जिस भाग को कायम रखना चाहते हैं वह भाग हाईलाइट हो जाता है। आप सिलेक्शन का स्थान बदल सकते हैं या सिलेक्शन हैंडल्स को खींचकर क्रॉप एरिया का साइज बदल सकते हैं। क्रॉप का उपयोग करने के लिए एंटर की दबाएं। ऑप्शंस बार में आप क्रॉप हटा दिए गए भाग की लंबाई एवं चौड़ाई भी स्पष्ट कर सकते हैं। आपके द्वारा एक स्टेप पूर्ण करने के बाद कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको पिछली स्टेप पर लौटना चाहिए। उस स्टेप पर वापस जाने के लिए एडिट पर क्लिक करें और अंडू पर क्लिक करें। इस स्टेप का शॉर्टकट Ctrl+Z है। और एक कदम पीछे जाने के लिए एडिट पर क्लिक करें और स्टेप बैकवर्ड पर क्लिक करें। इस स्टेप का शॉर्टकट Ctrl+Alt+Z है। एक कदम आगे जाने के लिए एडिट पर क्लिक करें और स्टेप फॉरवर्ड पर क्लिक करें। इस स्टेप का शॉर्टकट Ctrl+Shift+Z है। लेयर्स एक डॉक्यूमेंट में एक के नीचे एक रखी गई ट्रांसपेरेंसीज की तरह होते हैं। उन्हें एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना रीपोजिशन और अलग किया जा सकता है। जब हम किसी इमेज का हिस्सा कट और पेस्ट करते हैं तो एक नई लेयर अपने आप बन जाती है और इमेज को उस नई लेयर पर पेस्ट किया जाता है। भले ही फोटोशॉप एक टेक्स्ट के लिए बना एप्लीकेशन नहीं है, फिर भी आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपके पास टूलबार में उपलब्ध हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रकार के ऑप्शंस हैं। आप फॉन्ट का आकार, फॉन्ट की फैमिली, उसके रंग, स्टाइल और अलाइनमेंट को बदलकर टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। टूल बार से टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करें। ऑप्शंस बार से एक फॉन्ट सिलेक्ट करें। टेक्स्ट की साइज को सिलेक्ट करें और टेक्स्ट कर्सर के सामने टेक्स्ट बाउंडिंग बॉक्स में अपना नाम टाइप करें। कंटेंट अवेयर स्केलिंग कमांड का उपयोग करके आप अपनी इमेज को उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज या विजुअल कंटेंट जैसे कि इमारतें, लोग, जानवर आदि को बदले बिना उसका आकार बदल सकते हैं। जब आप सामान्य रूप से एक इमेज को स्केल करते या बढ़ाते हैं तो यह उस एरिया के पिक्सेल्स को प्रभावित करता है, लेकिन कंटेंट अवेयर स्केलिंग कमांड उन क्षेत्रों को प्रभावित करती है जिनमें महत्वपूर्ण विजुअल कंटेंट नहीं है। यदि इमेज में मनुष्य है तो टूल बार में से किसी भी सिलेक्शन टूल का उपयोग करके मनुष्य आकृति को सिलेक्ट करें। सिलेक्शन पर राइट क्लिक करके सिलेक्शन को सेव करें। एडिट पर क्लिक करें और कंटेंट अवेयर स्केलिंग पर जाएं। ऑप्शन बार पर प्रोटेक्ट स्किन टोन ऑप्शन सिलेक्ट करें, जो एक इंसान का आइकन है। ये ऑप्शन हमें मनुष्य के प्रोपोर्शन को बिगाड़े बिना इमेज को स्केल करने में मदद करता है। ये बैकग्राउंड, उदाहरण के तौर पर आकाश, पानी आदि को भी स्केल करके बढ़ाता है। इस ऑप्शन का शॉर्टकट Alt+Shift+Ctrl+C है। एडोब फोटोशॉप में ये एक नया फीचर है। प्रत्येक इमेज पर 8 हैंडल दिखाई देते हैं, 4 कोनों पर 4 हैंडल और प्रत्येक साइड के मध्य बिंदु पर 4। इमेज के कोने पर लगे किसी भी हैंडल पर क्लिक करें और इसके साइज को बढ़ाने या कम करने के लिए खींचे। इस टूल का उपयोग करके इमेज के मुख्य एलिमेंट्स विकृत नहीं होते हैं। इस असाइनमेंट में आपने सीखा है मार्की टूल, लेसो टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, क्रॉप टूल, कंटेंट अवेयर स्केलिंग। इस असाइनमेंट में आप सीखेंगे फाइल सेव करना, फाइल फॉर्मेट्स, डॉक्यूमेंट क्लोज करना, फोटोशॉप से एग्जिट करना। सेविंग फाइल्स। फोटोशॉप में आपका काम पूर्ण होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट सेव करने की ज़रूरत है। आपको यह ठीक से पता होना चाहिए कि आखिर इमेज किस जगह दिखेगी। इमेज का आखिरी परिणाम आउटपुट कैसा है।
अगर यह इमेज वेब के लिए बनाई जा रही है तो आपको वह डॉक्यूमेंट जेपीईजी, जीआईएफएफ या पीएनजी फॉर्मेट में सेव करनी होगी। चाहे मॉनिटर हो या फिर प्रिंटर, हर एक आउटपुट डिवाइस के लिए विशेष फॉर्मेट की आवश्यकता होती है। फाइल में जाइए, सेव कीजिए, डायलॉग बॉक्स में जाकर फाइल को योग्य नाम दें, सेव बटन पर क्लिक कीजिए। फोटोशॉप पर काम करते समय आप अपने समय के मुताबिक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, लेकिन बिजली चली जाने के कारण या सिस्टम की कोई परेशानी के कारण आपका डेटा नष्ट हो सकता है। इसीलिए समय समय पर डॉक्यूमेंट सेव करना उचित है। फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल एस यह शॉर्टकट है। फाइल सेव यह एक और ऑप्शन है। फाइल फॉर्मेट्स, आप अपनी जरूरत के मुताबिक फोटोशॉप की फाइल्स अलग अलग फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं। पीएसडी, जेपीईजी, बीएमपी, टीआईएफएफ इनमें से एक हो सकता है। आप उसमें ट्रांसपेरेंसी सेव कर सकते हैं और लेयर्स भी संक्षिप्त कॉम्प्रेस कर सकते हैं। पीएसडी है फोटोशॉप की डिफॉल्ट फॉर्मेट है। अन्य कोई भी फॉर्मेट बाहर भेजने से पहले समतल या चौरस फ्लैट करने की जरूरत होती है, पर पीएसडी यह सिर्फ एक ही ऐसी फॉर्मेट है जो लेयर्स के लिए आधारभूत होती है। फोटोग्राफ्स और पेंटिंग्स के लिए वेब पे ज्यादातर जेपीईजी फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। कॉम्प्रेस करने की प्रक्रिया में जेपीईजी इमेज की गुणवत्ता में साधारणतः सिर्फ 10:1 इतने ही प्रमाण में क्षति पहुंचती है। फोटोशॉप में डॉक्यूमेंट क्लोज करना और फोटोशॉप से एग्जिट करना। आपके कंप्यूटर के संसाधन को सुरक्षित रखने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स अब तक उपयोग में लाई नहीं गई हैं, वह डॉक्यूमेंट्स बंद करने की जरूरत है। इसके लिए फाइल के नाम के कोने में जो क्रॉस की बटन है, उस क्लोज बटन को क्लिक करें। फोटोशॉप से एग्जिट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दाएं कोने में स्थित क्रॉस पे क्लिक करें। इस असाइनमेंट में आपने सीखा है फाइल सेव करना, फाइल फॉर्मेट्स, डॉक्यूमेंट क्लोज करना, फोटोशॉप से एग्जिट करना। नमस्कार दोस्तों, हम फोटोशॉप की मदद से फोटो बैकग्राउंड रिमूवल तकनीक सीखने जा रहे हैं। आप इसी कौशल का उपयोग अन्य इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं। आइए फोटोशॉप ओपन करें और शुरू करें। ऐसा करने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एप्स ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और फिर एडोब फोटोशॉप का चयन करेंगे। एडोब फोटोशॉप का वेलकम स्क्रीन दिखेगी। कृपया इसके खुलने तक प्रतीक्षा करें। हाँ, अब फोटोशॉप खुला है। अब फाइल पर क्लिक करते हैं और फिर ओपन पर क्लिक करते हैं और फिर आवश्यकता के अनुसार इमेज का चयन करेंगे। हम इस चेरी इमेज का चयन करेंगे और फिर ओपन पर क्लिक करेंगे। अब हम बैकग्राउंड लेयर के लॉक आइकन पर डबल क्लिक करेंगे और फिर नेम पर क्लिक करके आवश्यक नाम दर्ज करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम जूम टूल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और फिर इमेज को आवश्यकता अनुसार जूम करेंगे। अब हम लेसो टूल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। वहाँ लेसो टूल में 3 ऑप्शंस हैं। उसमें पहला ऑप्शन लेसो टूल है, दूसरा पॉलीगॉन लेसो टूल है तथा तीसरा एक मैग्नेटिक लेसो टूल है। अंदाज आने के लिए हम तीनों को एक्सप्लोर करेंगे। प्रथम यहाँ लेसो टूल पर क्लिक करें। हमें बस माउस को ऑब्जेक्ट किनारों पर घुमाना है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसे पूरा करने के लिए हमें फिर से स्टार्ट पॉइंट पर क्लिक करना है। अभी के लिए इस चुनाव को हम डीसिलेक्ट कर देते हैं। हम इमेज पर राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद डीसिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम फिर से लेसो टूल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और पॉलीगॉन को लेसो टूल के लिए सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको बॉर्डर पर क्लिक करने की आवश्यकता है क्योंकि आपने इमेज को इस ऑप्शन के लिए भी चुना है। इस चयन को पूरा करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने फिर से स्टार्ट पॉइंट पर क्लिक किया है। अब इसे डीसिलेक्ट करते हैं तथा अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं। तीसरा टूल मैग्नेटिक लासो टूल है। हम उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ चुनने के लिए हमें अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। यह ऑप्शन चयन को जोड़ने के लिए है तथा उसका अगला ऑप्शन चयन को हटाने के लिए है और यह आखिरी ऑप्शन चयन को काटने के लिए है। हम नए चयन को वैसे ही रखेंगे। अब हमें हमारे माउस को किनारे के करीब ले जाना है। टूल अपने आप ही ऑब्जेक्ट के साथ स्नैप हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम ऑब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं।
इस टूल में हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि चयन को पूरा करने के लिए हमने स्टार्ट पॉइंट पर फिर से क्लिक किया है। एक बार चयन हो जाने के बाद चयन में कुछ बदलाव करने के लिए हम सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम उस क्षेत्र को सिलेक्ट करेंगे जो हमें चयन में नहीं चाहिए। अब हम क्विक सिलेक्शन टूल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ भी आपको सिलेक्शन टूल के ऐड टू सिलेक्शन और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन यह दो ऑप्शंस मिलते हैं। हम ऐड टू सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आवश्यक क्षेत्र पर क्लिक करेंगे। बदलाव पर ध्यान दें। एक बार जब हम यह कर लेंगे तो फिर से मैग्नेटिक लेसो उपकरण का चयन करेंगे। फिर हम ऐड टू सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और फिर हम उस क्षेत्र का चयन करेंगे जो हमसे चयन करते समय छूट गया था। चयन के लिए किए गए परिवर्तन पर ध्यान दें। एक बार जब हम ये कर लेंगे तो हम सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तथा उल्टा चयन करने के लिए इन्वर्स पर क्लिक करेंगे। एक बार हमने इन्वर्स पर क्लिक किया है, चयन किए हुए क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र का चयन किया गया है। हमारे मामले में यह बैकग्राउंड है। अब हम डिलीट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने बैकग्राउंड को सफलतापूर्वक हटा दिया है। अब हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे तथा डीसिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम न्यू लेयर पर क्लिक करेंगे और चेरीज लेयर के नीचे वाले ट्रांसपेरेंट ब्लैक लेयर को नीचे ड्रैग करेंगे। अब हम ग्रेडियंट टूल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और फिर पेंट बकेट टूल को चुनेंगे तथा उसके बाद उसमें कलर्स ऐड करने के लिए बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक करेंगे। अब चेरीज लेयर का चयन करेंगे तथा क्विक सिलेक्शन टूल पर क्लिक करेंगे और उस क्षेत्र का चयन करेंगे जिसे हमें हटाना है। उसके बाद डिलीट की दबाएंगे और उस पर राइट क्लिक करके उसे डीसिलेक्ट करेंगे। अब हम इरेजर टूल का चयन करेंगे और अनचाहे क्षेत्र को मिटा देंगे। अपने कीबोर्ड की ओपन ब्रैकेट कीज की मदद से हम ब्रश के आकार को कम करेंगे। अब हम उस क्षेत्र पर क्लिक करेंगे जिसे आप मिटाना चाहते हैं। इमेज में किए गए बदलाव पर ध्यान दें। अब हम जूम टूल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद माइनस पर क्लिक करेंगे और इमेज को जूम आउट करेंगे। अब इस चेरीज में बैकग्राउंड इमेज को जोड़ते हैं। हम फाइल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे, जरूरी बैकग्राउंड इमेज का चयन करेंगे और फिर ओपन पर क्लिक करेंगे। लॉक आइकॉन पर डबल क्लिक करेंगे तथा ओके पर क्लिक करेंगे जो कि लेयर के नाम के आगे है। फिर हम सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल पर क्लिक करेंगे, फिर एडिट पर क्लिक करेंगे और कॉपी सिलेक्ट करेंगे। अब हम चेरीज फाइल पर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक करेंगे, फिर एडिट पर क्लिक करेंगे तथा पेस्ट चुनेंगे। बदलाव पर ध्यान दें। अब हम चेरीज लेयर को सिलेक्ट करेंगे और फिर एडिट पर क्लिक करेंगे तथा फ्री ट्रांसफॉर्म को चुनेंगे और फिर आवश्यकता अनुसार आकार को कम करेंगे। अब हम हमारी जरूरत के मुताबिक इमेज को एडजस्ट करते हैं। फिर कमिट ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब हम ब्रश टूल का चयन करेंगे, फिर साइज ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, फिर उपयुक्त ब्रश टाइप पर क्लिक करेंगे। अपने कीबोर्ड की ओपन ब्रैकेट कीज की मदद से हम ब्रश के आकार को कम करेंगे। फिर हम फोरग्राउंड कलर पर क्लिक करेंगे और कलर पिकर टूल से हम जरूरी कलर सिलेक्ट करेंगे। एक बार कलर सिलेक्ट होने पर हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब शैडो इफेक्ट देने के लिए ब्रश टूल का उपयोग करें। बदलाव पर ध्यान दें। अब हम फाइल पर क्लिक करेंगे और फिर सेव पर क्लिक करेंगे। जरूरी फाइल नेम दर्ज करेंगे और फिर सेव पर क्लिक करें तथा ओके पर क्लिक करें। एक बार जब हमने फाइल को पीएसडी फॉर्मेट में सेव किया है तो अब उसे जेपीईजी फॉर्मेट में सेव करेंगे। ऐसा करने के लिए हम फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर सेव एज पर क्लिक करेंगे, इसके बाद फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे।
फिर JPEG सिलेक्ट करेंगे, जरूरी फाइल नेम दर्ज करेंगे और फिर सेव पर क्लिक करेंगे। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से इस इमेज का बैकग्राउंड बदल दिया है। अब हम इस चित्र का उपयोग एक और इमेज में करेंगे। हम फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर जरूरी इमेज सेलेक्ट करेंगे और फिर ओपन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक लड़की ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी है। अब हमें इस ब्लैक बोर्ड को हटाना होगा, यानी कि इमेज के बैकग्राउंड को। पहले हम लॉक स्क्रीन पर डबल क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड लेयर को सामान्य लेयर में बदलेंगे। फिर हम इरेजर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तथा इरेजर टूल को चुनेंगे। हम गैर जरूरी क्षेत्र को मिटा देंगे। अब लड़की के करीब से बैकग्राउंड को हटाना जरा सा मुश्किल है। चलो इसे करते हैं। हम इरेजर टूल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और फिर बैकग्राउंड इरेजर टूल पर क्लिक करेंगे। अब लिमिट्स ड्रॉप डाउन में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला डिसकॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस और फाइंड एजेस। हम कॉन्टिग्यूअस को उसी तरह रखेंगे और एक बार सैम्पलिंग के रूप में सिलेक्ट करेंगे तथा टॉलरेंस को कम करना जरूरी है। कीबोर्ड पर जो ओपन ब्रैकेट की है उसके प्रयोग से हम ब्रश के आकार को घटा सकते हैं। अब यहाँ हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ब्लैकबोर्ड के जिस हिस्से को हम हटाना चाहते हैं उस हिस्से पर हम प्लस चिन्ह रखेंगे। आपने केवल ब्रश देखा है जो उस क्षेत्र में था जिसे हम नहीं चाहते हैं। अब हम मैजिक इरेजर टूल आजमाएंगे। अब हम मैजिक इरेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे और फिर ब्लैकबोर्ड क्षेत्र पर क्लिक करेंगे। बदलाव पर ध्यान दें। हम आवश्यकतानुसार उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। अब फिर से हम इरेजर टूल को चुनेंगे। इरेजर के आकार को एडजस्ट करें। हम इरेजर के फ्लो को भी एडजस्ट कर सकते हैं और इमेज के गैर जरूरी क्षेत्र को मिटा सकते हैं। हम इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक हम इस तरह का इफेक्ट हासिल नहीं कर लेते, जैसा कि हमने बैकग्राउंड को इरेज करते वक्त किया था। न्यू लेयर पर क्लिक करें और उसे नीचे ड्रैग करें। हम फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर एम्बेडेड प्लेस पर क्लिक करेंगे। जरूरी बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करेंगे तथा प्लेस पर क्लिक करेंगे। बदलाव पर ध्यान दें। अब हम कमिट ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब हम अपर लेयर को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद एडिट पर क्लिक करें, फिर ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करें और स्केल चुनें। अब हम आवश्यकतानुसार इमेज स्केल करेंगे। स्केलिंग करते समय सुनिश्चित करें कि हमने शिफ्ट की दबाई है। प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कमिट ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करें। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस इमेज का बैकग्राउंड कितनी आसानी से हटा सकते हैं। आगे बढ़ें। अवसरों की पूरी नई दुनिया आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, GIMP एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका इमेज को संपादित तथा बदलाव करने के लिए उपयोग किया जाता है। GIMP GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम एक मुफ्त उपलब्ध ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जिसे लिनक्स पर चलने वाले ग्राफिक इमेज तथा अन्य यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने तथा विंडोज और मैक OS X पर भी काम में लाते हैं। GIMP को GNU प्रोजेक्ट द्वारा परिभाषित लाइसेंस शर्तों के तहत वितरित किया जाता है। आप इसे सीधे डाउनलोड भी कर सकते हैं। GIMP फोटो रीटचिंग, इमेज कंपोजिशन और इमेज ऑथरिंग को प्रदान करता है तथा यह उपयोगकर्ताओं के लिए एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर एप्लीकेशंस की तुलना में ज्यादा अनुकूल है। इसका उपयोग अक्सर लोगो बनाने, तस्वीरों को बड़ा या छोटा करने, कलर्स बदलने, कई इमेजेस को एक तस्वीर का हिस्सा बनाने, इमेजेस को बढ़िया देखने योग्य बनाने और फाइल फॉर्मेट्स को बदलने के लिए किया जाता है। कुछ फाइल फॉर्मेट्स बिटमैप, JPEG, PNG, GIF और TIFF जिन्हें GIMP के साथ उपयोग किया जाता है। SVG फाइलों से GIMP पाथ इंफॉर्मेशन भी पढ़ और लिख सकता है तथा GIMP एडोब PDF फाइलें और डिजिटल कैमरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रॉ इमेज फॉर्मेट को भी पढ़ सकता है, पर इन्हें लिख नहीं सकता। तो आगे बढ़िए और इस अद्भुत
आज हम बी फंकी नामक एक वेबसाइट के बारे में सीखेंगे। ये एक अभिनव वेब आधारित फोटो एडिटिंग टूल है जो आपको किसी भी तकनीकी ज्ञान की जरूरत महसूस ना होते हुए आसानी से फोटोग्राफिकली अच्छे और शानदार डिजिटल फोटो बनाता है। बी फंकी में 3 टूल होते हैं, एक फोटो एडिटर, एक कोलाज मेकर और एक डिजाइनर। एडजस्टमेंट करने के पूरे सेट के साथ जो फोटोग्राफ्स को प्रतिपादन करने में मदद करता है, जिससे बी फंकी फोटोज को देखने का एक सहज, सुंदर, आसान अनुभव हमें देता है। तो चलिए यह जाने कि बी फंकी का इस्तेमाल करना कितना आसान, मजेदार और सीधा है। वेबसाइट पर जाने के लिए एड्रेस बॉक्स में bfunky.com टाइप करें और एंटर दबाएं। एक आकर्षक और रंगीन होम पेज स्क्रीन पर दिख जाता है। अब यहाँ पर 3 टैब फोटो एडिटर, कोलाज मेकर और डिजाइनर मौजूद हैं। इन टैब के बाजू में मेनू आइकन भी है। जब आप कर्सर को इसके ऊपर ले जाते हैं तो ड्रॉप डाउन मेनू में आपको कई पर्याय दिखने लगते हैं। होम पेज को 2 सेक्शन में विभाजित किया गया है। इंस्पिरेशन सेक्शन में आप सभी ट्यूटोरियल्स, टिप्स और ट्रिक्स को खोज सकते हैं जो आपको बी फंकी के विभिन्न पहलुओं को अच्छी तरह समझने में मदद करेंगे। क्रिएट सेक्शन में आप फोटो एडिटर, कोलाज मेकर और डिजाइनर के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ सकते हैं। आइए अब इस वेबसाइट पर अकाउंट बनाना सीखें। बी फंकी में एक अकाउंट बनाने से आप फोटो शेयर, लिंक, सेव कर सकते हैं और साथ ही साथ बी फंकी प्लस में अपग्रेड करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले ड्रॉप डाउन मेनू से साइन अप पर क्लिक करें। आप फेसबुक या गूगल अकाउंट का उपयोग करके साइन अप कर सकते हैं। यदि आप किसी अन्य अकाउंट का उपयोग करके साइन अप करना चाहते हैं तो दिए गए बॉक्सों में विवरण भरें और क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करें। अगर आप गूगल अकाउंट का उपयोग करके साइन अप करना चाहते हैं तो गूगल पर क्लिक करें। पॉपअप हुए विंडो में अपने गूगल अकाउंट की डिटेल्स भरें और साइन इन दर्ज करें। अनुमति के लिए पूछे जाने पर बस अलाउ पर क्लिक करें। आप साइन इन करते हैं और आपका अकाउंट बन जाता है। अपने अकाउंट से लॉग आउट करने के लिए बस साइन आउट पर क्लिक करें। अब ड्रॉप डाउन मेनू के कुछ अन्य ऑप्शंस पर ध्यान देते हैं। एक्सप्लोर पर क्लिक करके शुरुआत करते हैं। इस ऑप्शन के तहत आप अन्य उपयोगकर्ताओं ने एडिट की हुई इमेजेस को खोज और देख सकते हैं। मान लीजिए आप सनसेट की इमेज खोजना चाहते हैं। सर्च बॉक्स में सनसेट टाइप करें और एंटर दबाएं। सर्च के परिणाम प्रदर्शित होते हैं। यदि आपको इनमें से कोई एक इमेज पसंद है तो उस पर क्लिक करें। पॉपअप विंडो में आप उपयोगकर्ता का नाम और उसके साथ ही उस इमेज को मिले लाइक्स और कमेंट्स की संख्या देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस इमेज को शेयर करने का विकल्प भी उपलब्ध है। अगर आप उसी उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड की गई अन्य इमेजेस को देखना चाहते हैं तो उस यूजर नेम पर क्लिक करें। चलिए अब सपोर्ट ऑप्शन को समझ लेते हैं। ड्रॉप डाउन मेनू से सपोर्ट पर क्लिक करें। इस ऑप्शन के तहत आपके अधिकांश प्रश्नों के उत्तर विभिन्न सेक्शन में उपलब्ध हैं। आप सर्च बॉक्स में कीवर्ड लिखकर अपने प्रश्नों के उत्तर भी खोज सकते हैं। जैसे कि आप अपने बी फंकी अकाउंट से संबंधित उत्तर चाहते हैं तो बस सर्च बॉक्स में अकाउंट शब्द टाइप करें और एंटर दबाएं। आपके सर्च के परिणामों से मेल खाने वाली सूची प्रदर्शित की जाएगी। उपयुक्त प्रश्न पर क्लिक करें। यदि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं तो सबमिट टिकट पर क्लिक करें। आवश्यक डिटेल्स भरें और सबमिट पर क्लिक करें। अगर आप बी फंकी टीम के साथ संपर्क करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट पर क्लिक करें।